दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने मैं पंकज सिन्हा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने आया हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करना चाहते हैं डिजीजेस एंड इम्यूनिटी के बारे में, जो कि काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाइम है। इम्यूनिटी भी उतना ही ज्यादा लोग चर्चा में रखे हैं और डिजीजेस। सो थोड़ी सी कुछ बेसिक टर्म है जिसको हमें समझना है। लाइक माइक्रोब्स किसे कहेंगे? माइक्रोब्स इज ए सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट आर द डिजीजेज? तो डिजीजेज और डिजीज इज द एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब कि हमारे शरीर जब कोई एबनॉर्मल फंक्शन शुरू कर देता है तो हम उसे डिजीज कहेंगे। एक छोटी सी कुछ डिफरेंसेज है जो कि काफी कंफ्यूज करता है। लाइक इंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, एंड स्पोरेडिक डिजीजेस क्या होते हैं। सो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। इंडेमिक वैसे डिजीज को कहेंगे, एंड इंडेमिक इज ए समथिंग दैट बिलोंग टू ए पार्टिकुलर पीपल और कंट्री। लाइक मलेरिया, जैसे इंडिया में, अफ्रीका में मलेरिया काफी कॉमनली होता है, तो यह एक इंडेमिक है क्योंकि यह एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर कंट्री के पास ही होगा, ये दूसरे जगह होता नहीं है। Now, epidemic is a disease that affect large number of the area. So, epidemic is a disease that affect a large number of people within a community, population or region, like SARS-3 जो 2003 में SARS फैला था, वह एक कम्युनिटी और एक खास रीजन में चारों तरफ फैल चुका था। नाउ पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्री और कंट्रीज। लाइक एग्जांपल में कोविड आप कह सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जब वुहान के अंदर में यह फैला था बीमारी, कौन सा बीमारी जिसे आप कहते हैं कोविड, तो उस टाइम एपिडेमिक था, लेकिन धीरे धीरे यह एपिडेमिक बहुत जल्दी ही पेंडेमिक का रूप ले लिया क्योंकि यह पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया। सो पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। एग्जांपल इज कोविड। नाउ स्पोरेडिक और रैंडम। स्पोरेडिक मतलब एकाएक कभी ये बीमारी आती है और गायब हो जाता है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे इबोला समझ सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक देता हूं। पेंडेमिक कैसे आप समझेंगे किस डिजीज को? सो पेंडेमिक का जो पी है दैट मीन्स पेंडेमिक हैज ए पासपोर्ट। A pandemic is an epidemic that can travel because of passport, or this is just a trick, nothing relation with the science. Now here I am going to tell you about our immune system. Immune system यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चैप्टर है, और यह हमेशा ही लोगों को और स्टूडेंट को खास करके काफी ज्यादा परेशान करता है क्योंकि यह थोड़ा सा लेंदी जैसा दिखाई देता है। ऐसे लेंदी है नहीं। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इस सेशन के बाद इम्यून सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी मैं अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। सो सबसे पहले मैं इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन इन्वॉल्व हैं उसको देख लेते हैं। इम्यून सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक वेसल्स is the part of immune system. Thymus, skin, bone marrow, lymphatic vessels, spleen, lymph node and tonsil. These are the organs involved in the immune system. Now we'll go one by one with the details about this in the consecutive slides. The immune system is a complex network of cell and protein that defend the body against infection. So immune system हमारे बॉडी में करता क्या है? तो immune system is a complex network of cell and protein that defend the body against the infection. The immune system keep a record of every germ. यानी कि हमारे शरीर में कब कौन सा इंफेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड रखता है। And it has been defeated, so it can recognize and destroy quickly. सो फर्स्ट टाइम मान लो डिफीट भी हो गया था, लेकिन वो बहुत जल्दी ही नेक्स्ट टाइम क्विकली एक्शन करके उसे हरा देगा। नाउ थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। लुइस पास्चर वाज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इट वाज जेनर pioneering introduction of vaccination.
जो कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन उन्होंने बनाया था। ये थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। लिटिल मोर अबाउट एंटीबॉडी एंड एंटीजन, क्योंकि यह भी टर्म आपको काफी दफा बार बार आया होगा। एंटीबॉडी किसे कहेंगे और एंटीजन किसे कहेंगे। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म आईजी के रूप में आपको याद रखना है। एंटीजन को इम्यूनोजेन भी कहते हैं। इम्यूनोजेन क्यों कहा गया? इम्यूनोजेन मीन्स इम्यूनिटी प्लस जनरेटर, इससे यह बना है इम्यूनोजेन एंटीजन। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। इट इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीजन एंड फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा एंड इट प्रोटेक्ट द बॉडी। सो ये 4 बेसिक पॉइंट्स है एंटीबॉडी के बारे में। आपको अंतर यही समझना है कि एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर बनेगा जो कि एंटीजन से लड़ने के लिए बनता है एंड इट प्रोटेक्ट द बॉडी। नाउ एंटीजन या इम्यूनोजेन इम्यूनिटी जनरेटर and it is also made up of protein or polysaccharide, trigger immune response found on the surface of microbe and it causes diseases or allergy। थोड़ी सी डिटेल इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में हम जानते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे, इसके 5 क्लासेस हैं जो कि कंसेक्यूटिव पार्ट में हम स्टडी करेंगे एक एक करके। अब इम्यूनोग्लोबुलिन को जो 5 है उसमें याद करने के लिए और थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने यहां पर डिटेल दिया है, फिर एक छोटा सा ट्रिक्स भी दूंगा जिससे कि आप हमेशा के लिए याद कर सकेंगे। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। इम्यूनोग्लोबुलिन IgA फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स, साइनसेस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, saliva and tear as well as in the blood। So immunoglobulin A हमारे बॉडी में लंग्स, साइनसेस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, सलाइवा एंड टीयर्स में पाए जाते हैं एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जहां भी होंगे वहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन ए वो रहेंगे जो कि एक एंटीबॉडी का काम करता है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई पैथोजेंस या कोई एंटीजन आपके खाने में चला गया तो इंटेस्टाइन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें वो फंस जाएगा और वहां से वो आगे जा नहीं सकेगा। नाउ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG शॉर्ट फॉर्म में कहे गए हैं। IgG इज द मोस्ट कॉमन प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इंफेक्शन बाय रिमेम्बरिंग। IgG हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा होता है और आपको यहां पर मैं बता दूं IgG और IgA यह दो हमें अपने मदर से फ्री में मिलता है। हमारी जनरेशन जब हम मां के पेट में रहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो यह प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास आ जाता है और IgG इज द मोस्ट कॉमन प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इंफेक्शन बाय रिमेम्बरिंग। इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM जिसका शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट इन्फेक्ट विद द न्यू बैक्टीरिया और जर्म, यानी कि IgM ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जब कोई नया तरह का अगर आपको अटैक होता है बैक्टीरिया का या वायरस का तो IgM बन जाता है एंड IgM लेवल विल राइज फॉर ए शॉर्ट टर्म एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लाइन आर्मी ऑफ द बॉडी। यानी कि IgM बढ़ करके इमीडिएटली एक्शन में आएगा और वह IgG को खबर करेगा। जब IgG आ जाएगा तो IgM अपने आप कम हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन E इज रिलेटेड विथ एलर्जी एंड इसका ये है कि IgD इज टू सिंगल द B सेल टू बी एक्टिवेटेड। एक और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन 5 तरह के हैं जिसमें एक द गेम याद रखना है। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म? द गेम। द मीन्स DGAME। D means immunoglobulin D. It is the signal which give the B lymphocyte to be activated। इसका काम यही है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कंसेक्यूटिव सॉरी एंड इपिटोम। अब यहां पर देखो इम्यूनोग्लोबुलिन की एक स्ट्रक्चर दी गई है किस तरह से एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में है इसमें एक स्ट्रक्चर यहां पे होता है जिसे पैराटोप कहते हैं। यहां पे हमारा एंटीजन से रिसीव होगा और एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम पैराटोप कहते हैं
और एंटीजन के ऊपर इपीटोप होता है जो कि उसका बाइंडिंग साइट होता है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? एन इपीटोप इज ऑल्सो नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एंड पैराटोप ऑल्सो कॉल्ड एन एंटीजन बाइंडिंग साइट इज ए पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी विच रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड टू द एंटीजन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी। हमारे पास इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं? सो दो तरह के इम्यूनिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी वैसे इम्यूनिटी को कहते हैं जो हमें बचपन से हेरिडिटी में मिला है। तो इसको समझने के लिए इनेट को हम नियोनेट से समझ सकते हैं जो हमें बचपन से मिलता है। सो इनेट इम्यूनिटी इज द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज रेजिस्टेंस एंड इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ। यानी कि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि वैक्सीनेशन, और अगर आप कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन यूज करते हैं तो उसके वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। इनेट इम्यूनिटी जो अपने को बचपन से गिफ्ट के रूप में मदर फादर के जेनेटिक रीजनों से मिलता है, उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा आपका ध्यान मैं चाहूंगा। इनेट इम्यूनिटी बेस्ड ऑन द जेनेटिक मेकअप एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। इसमें चार पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इनेट इम्यूनिटी को। लाइक पहला फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है? जैसे कि प्रकृति ने हमें स्किन, म्यूकस, जैसे ट्रेचिया में फैला रहता है, यह दिया है। यह एक इम्यूनिटी का पार्ट है। जैसे स्किन से कोई भी माइक्रोब्स घुस नहीं सकता डायरेक्टली, क्योंकि हमारे इंटायर बॉडी पे स्किन फैला हुआ है। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। दोस्तों जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो उसमें अगर छोटे मोटे कोई माइक्रोब्स हैं तो हमारे पेट के एसिडिक मीडियम में जाकर के वो मर जाएगा, या डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, या इनएक्टिव हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर। एंड एसिड इन स्टोमक, टीयर्स, आंखों से जो आपके आंसू निकलते हैं, सलाइवा, सेरुमेन। सेरुमेन क्या होता है? जैसे आपके कान के अंदर जो वैक्स होते हैं, दैट्स ऑल्सो वर्क एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे आप कभी सो गए जमीन पे तो आपके कान में कोई कीड़ा नहीं घुसेगा, क्योंकि उसमें एक पार्टिकुलर स्मेल होता है जो कि रिपेल करता है दूसरे छोटे माइक्रोब्स को अंदर जाने से। तो सेरुमेन भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। बाइल एंड द बॉडी टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी अपने आप कोई भी इंफेक्शन में टेम्परेचर बढ़ा लेता है, जिसे आप फीवर कहते हैं। इससे होता क्या है कि जो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह एक्टिव नहीं रह पाते, और इसी का बाई प्रोडक्ट है फीवर। नाउ सेलुलर बैरियर, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे के जितने भी हम देखेंगे एंटीबॉडी की पढ़ाई, वो सारा का सारा इसी वाले सेगमेंट से आगे बढ़ेगा। सेलुलर बैरियर में डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड आर्मी ऑफ आवर बॉडी, एंड इट इज ए पीएमएनएल। पीएमएनएल मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। यानी कि इसकी जो न्यूक्लियस होगी वह अलग अलग शेप एंड साइज की होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। एग्जाम्पल मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेज, नेचुरल किलर सेल। नाउ फोर्थ वन इज साइटोकाइन बैरियर। अगर बॉडी में फिजिकल बैरियर से क्रॉस हो गया, कोई फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस कर गया, सेलुलर बैरियर को भी क्रॉस कर गया, देन आवर बॉडी एक्ट ए टाइप ऑफ cytokine. Cyto means cell, kine means kinetic, and it secrete interferon जो कि हमारी बॉडी में माइक्रोब्स को मार देगी या उसको इनएक्टिव कर देगी। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी पूरी की पूरी आगे की स्टडी डब्ल्यूबीसी से कंसंट्रेटेड रहेगी, इसलिए आपको लिए थोड़ा सा रिकैप कराना चाहूंगा। ऐसे आपने पीछे का वीडियो अगर मेरा नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, जो कि ब्लड के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। डब्ल्यूबीसी को बायोलॉजी में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं।
Leukocytes means white blood cells or WBC. WBC divided into two part, granular and agranular. Granular मतलब जिसके अंदर ग्रेनुल्स हैं एंड agranular मीन्स जिसके अंदर ग्रेनुल्स नहीं है। यानी कि ग्रेनुलर को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड ईएसनोफिल। ईएसनोफिल को एसिडोफिल भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज्यादा होती है 60 to 70%, इस चीज को याद रखना है। और यह फर्स्ट लाइन आर्मी है हमारी बॉडी का। कहीं भी कोई इंफेक्शन होगा तो हमारे भाई साहब न्यूट्रोफिल पहुंच जाते हैं सबसे पहले। देन ए ग्रेनुलर्स में दो हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट की संख्या न्यूट्रोफिल के बाद दूसरे नंबर पे होगी एंड मोनोसाइट्स ये ए ग्रेनुलर होंगे, यानी कि इसमें कोई भी तरह का ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसे याद रखना है। अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन इसके ऊपर होना चाहिए, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का कई तरह के लिम्फोसाइट्स होंगे, जिसमें टी सेल, बी सेल एंड फर्दर नेचुरल किलर सेल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको देना चाहूंगा कि हाउ टू रिमेंबर द नंबर्स ऑफ WBC डिफरेंट सेल्स। सो ऊपर से बढ़ते से ऊपर ज्यादा से नीचे की तरफ हम जाएंगे, यानी कि घटते क्रम में। सो ट्रिक इज नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। व्हाट इज द मीनिंग? नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। नो मीन्स न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा संख्या होगी, लॉन्गर लिम्फोसाइट, मंकी मोनोसाइट्स, ईट ईएसनोफिल और एसिडोफिल एंड बनाना मीन्स बेसोफिल। सो यह एक छोटा सा ट्रिक था जो आपको हेल्प करेगा कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, इसको समझने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ मोर अबाउट लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में हम ज्यादा स्टडी करते हैं क्योंकि हमने आज का टॉपिक हमारा है इम्यूनिटी से रिलेटेड, एंड इम्यूनिटी से रिलेटेड होने की वजह से हमें सबसे ज्यादा टाइम लिम्फोसाइट पे देना है। दो तरह के लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट की किस तरीके से नामाकरण हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। बी लिम्फोसाइट्स का नाम द बर्सा ऑफ फैब्रिकस की वजह से पड़ा है, जो कि हमारे जितने भी पशु पक्षी है स्पेशली उसमें होते हैं और वहां पर यह प्रोडक्शन होता है, इसलिए द बर्सा ऑफ फैब्रिकस इज द सोर्स ऑफ बी सेल इन द चिकन, और ये नाम दिया गया है बी लिम्फोसाइट्स। और आपको एक याद करने के लिए मैं बताऊंगा, बी से ब्लड भी याद कर सकते हैं। जो इस टाइप का बी लिम्फोसाइट्स है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है बहुतायता में, बट टेक्निकली बी जो नाम दिया गया है बर्सा ऑफ फैब्रिसियस के वजह से नाम दिया गया है। एंड बी लिम्फोसाइट्स क्रिएट बी टाइप ऑफ एंटीबॉडी, और बी टाइप ऑफ एंटीबॉडी कितना? द गेम, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, IgD, IgG, IgA, IgM और IgE, द गेम। इस तरीके से यह लिम्फोसाइट्स हैं, इसके नाम हैं। Ig का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन मोलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल और व्हाइट ब्लड सेल। द गेम इज द ट्रिक, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस करा, एराइजेस फ्रॉम बोन मैरो। बी लिम्फोसाइट कहां बनेगा? तो हमारे बोन मैरो में बनेगा। दूसरा चीज, ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी इसे कहते हैं। द ट्रिक इज BMS। व्हाट इज BMS? B मीन्स ब्लड, एमिस मीन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ह्यूमरस मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, यानी कि ब्लड के अंदर ही ये एंटीबॉडी होगा बी लिम्फोसाइट, इसीलिए इसे हमें याद रखने में इजी होगा BMS से। डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन इन द ब्लड, रैपिड ऑनसेट ऑफ द एक्शन, डू नॉट रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड द कैंसरस सेल। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई ट्रांसप्लांट किया जाए तो उस पर रिएक्ट नहीं करता है। IgG और IgA वी आर गेटिंग एज ए गिफ्ट फ्रॉम मदर। जब हम छोटे होते हैं तब हमें मां से एक गिफ्ट में मिल चुका होता है। बी लिम्फोसाइट्स का जो नाम दिया गया है वर्सा ऑफ फैब्रिसियस के वजह से दिया गया है, एंड स्टोर एट प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। टी लिम्फोसाइट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। टी लिम्फोसाइट्स यानी कि टी का नाम कैसे दिया गया, इसको समझने के लिए हम समझेंगे टी थाइमस ग्लैंड की वजह से दिया गया है।
थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट के बीच में होता है। जब हम छोटे होते हैं तो इसकी साइज बड़ी होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये साइज छोटी हो जाती है। तो टी लिम्फोसाइट्स का भी निर्माण हमारा बोन मैरो में ही होता है, बट उसकी डेवलपमेंट थाइमस ग्लैंड में होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसकी प्रोडक्शन बोन मैरो में होगा, बट द स्कूल ऑफ द लिम्फोसाइट्स इज थाइमस ग्लैंड, दैट्स वाई टी लिम्फोसाइट। एंड स्कूल में जाने के बाद यानी थाइमस में जाने के बाद उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है और वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला साइटोटॉक्सिक सेल जिसे टीसी कहेंगे, हेल्पर सेल टीएच कहेंगे, सप्रेसर सेल टीएस कहेंगे, मेमोरी सेल जिसे टीएम कहेंगे। सो साइटोटॉक्सिक सेल नेचुरल किलर सेल भी इसे कहा जाता है, अटैक ऑन द फॉरेन सेल। हेल्पर सेल रेगुलेशन ऑफ द इम्यून सीक्रेट लिम्फोकाइंस। यह जो हेल्पर सेल है यह क्या करता है, हेल्प करने के लिए लिम्फोकाइंस का सिक्रीशन करता है, जिससे जो हमारे दूसरे सेल्स हैं उसे मालूम चल जाता है कि बॉडी के अंदर में किसी भी तरह का इंफेक्शन आया है। दूसरा, हेल्पर सेल जा करके साइटोटॉक्सिक सेल को कहता है कि हमारे बॉडी में इंफेक्शन आया है, आप जाओ और लड़ाई करके उसको खत्म करो। सो हेल्पर सेल डिफरेंट टाइप से काम करता। नॉट ओनली दैट, हेल्पर सेल ऑल्सो एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट, जो अभी अभी हमने पढ़ा, जो कि ब्लड में होता है, सेल्स में नहीं। ये देखो, ये जो टी लिम्फोसाइट है, जो भी इंफेक्शन हमारे सेल्स में पहुंच चुका होगा तब टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा, केवल ब्लड में है तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा। सो हेल्पर सेल ऑल्सो एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट्स एंड साइटोटॉक्सिक सेल। नाउ सप्रेसर सेल, suppressor cell suppress function of the B lymphocyte and helper cell, prevent attack on the self cell. This is also very important. See, suppressor cell जैसे अपने घरों में एक बड़े बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई अब हो गया, शांत हो जाओ, वो मार पिटाई बंद करो। So suppressor cell also work like that. वो हमारी बॉडी में अगर कोई इंफेक्शन आया, साइटोटॉक्सिक सेल हेल्पर सेल एक्टिवेट होकर के मार धाड़ शुरू कर दिया। सप्रेसर सेल जब खत्म हो गया बीमारी, तो सप्रेसर सेल कहेगा बी लिम्फोसाइट्स को कि भैया आप भी शांत हो जाइए, और हेल्पर सेल को बोलेगा तुम भी शांत हो जाओ, और साइटोटॉक्सिक सेल जाइए आप लोग अपने अपने घर, देयर इज नो जर्म्स नाउ। सो सप्रेसर सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेमोरी सेल रिमेन इन द लिम्फेटिक ऑर्गन रेडी टू अटैक व्हेन सेम पैथोजन कम वंस अगेन। सो मेमोरी सेल एक हमारे बॉडी में ऐसा है कि जैसे कोई पैथोजन आया तो उसकी एक पिक्चर क्लिक हो जाती है हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट्स में। अगली बार जब वो कोई फिर से ऐसा पैथोजन आएगा तो मेमोरी सेल इमीडिएटली अटैक करेगा। आप ऐसा समझो, हेल्पर सेल ही कन्वर्ट होता है मेमोरी सेल में, और वो स्टोर रहता है हमारी बॉडी के लिम्फेटिक ऑर्गन्स में। एराइजेस फ्रॉम द बोन मैरो एंड मैच्योर एट थाइमस, जो कि हमने अभी भी बात कर लिया। एंड फॉर द शॉर्ट फॉर्म इट इज द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिए TCMIS। टी मीन्स टी शर्ट, कमीज, टी शर्ट को हिंदी में कमीज भी कह सकते हैं। तो TCMIS मीन्स टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को डिफाइन करता है, यह चीज हमेशा याद रखिए। और बी लिम्फोसाइट BMEs मीन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को डिफाइन करता है, क्योंकि ये हमारे फ्लूइड में होता है। नाउ lymphocyte defend against pathogens in the cell and slow in onset, react against transplant and cancerous cell। ठीक, यह आपको याद रखना है कि जब हमारी बॉडी में कभी भी किडनी का पेशेंट है, उस पर अगर कोई नया किडनी ग्राफ्ट के रूप में लगाया गया तो टी लिम्फोसाइट के वजह से ही उसकी ग्राफ्ट फेल हो सकती है, अगर वो मैच नहीं करता हो तो। क्योंकि सेल्स के अंदर जैसे ही कोई दूसरा सेल आएगा तो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा, उसे ये लगेगा कि ये मेरा सेल नहीं है और उसको जिंदा रहने देगा नहीं। इसलिए टी लिम्फोसाइट इज द मेन lymphocytes which act against any foreign organs. Now primary location thymus, bone marrow. Secondary location spleen, lymph node, tonsil, appendix, Peyer's patches, malt. What is malt?
म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जैसे कि हमारे बॉडी के मल्ट, जैसे जीआईटी ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, जहां म्यूकोसा भरपूर मात्रा में होता है वहां पर भी टी लिम्फोसाइट्स अवेलेबल होते हैं। नाउ टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ये थोड़ी सी एक डिटेल चार्ट मैंने देने की कोशिश किया है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि द गेम, उसी हिसाब से मैंने आगे बढ़ा है। प्रॉपर्टी फाउंड, आईजीडी कहां होता है, तो आईजीडी हमने पीछे बात किया था कि बीटा बी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर होता है और वह एक एंटीना के जैसे काम करता है कि जैसे ही कोई भी पैथोजन आया तो वह बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देगा और एक्टिवेट करके इमीडिएटली हमारे बॉडी में समाचार चारों तरफ फैल चुका होता है। इसको सिंबॉलिक हेवी चेन होता है, डेल्टा कहते हैं। मोलिकुलर वेट 1,80,000 डाल्टन। परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी इज लेस देन 1%। फंक्शन इज द बीटा सेल और बी सेल बी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, आप यहां पे देख सकेंगे स्ट्रक्चर को। दूसरा आईजीजी, आईजीजी और आईजीए हमने पीछे बात किया था कि मदर से मिलता है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने मां के पास होते हैं तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके हमें मिलता है। एंड आईजीजी इज प्रेजेंट इन ब्लड एज वेल एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी पाया जाएगा। ये यहां पे थोड़ा सा याद रखना है, यानी कि ब्लड में भी रहेगा और दो सेल के बीच में जो फ्लूइड है वहां भी रहेगा। इसका हेवी चेन गामा होता है और ये लाइटेस्ट मोलिकुलर वेट है 1,46,000 डाल्टन। परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी इज नंबर 1, that is 75 to 80%, and it provide immunity, embryo phagocytosis in nature। IgA म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है। दूसरा चीज हेवी चेन इसका अल्फा के रूप में होता है। मदर का जो मिल्क होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होने के बाद जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसमें आईजीए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये मदर के मिल्क से मिलता है। आपने टीवी पे जरूर सुना होगा कि जन्म के तुरंत बाद यह दूध बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए। मोलिकुलर वेट 3,85,000। परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी 13%। फंक्शन इनहेल इंजेस्टेड पैथोजन, जो हमारे सांस से या खाने के द्वारा आ जाता है उस पर एक्शन करता है। IgA। नाउ IgM, IgM प्रेजेंट इन प्लाज्मा, इसको म्यू कहते हैं, इसका सिंबल ऐसा है एंड ये सबसे हेवी होगा। 9 लाख डाल्टन इसकी मोलिकुलर वेट है। 5 to 10% परसेंटेज ऑफ द एंटीबॉडी एंड पेंटामेरस स्ट्रक्चर इसका होगा। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए इस तरीके का पेंटामेरस होता है एंड इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन आवर बॉडी। क्योंकि आपको पीछे आपने सुना होगा IgM कोई भी नया पैथोजेंस आने के बाद तुरंत जल्दी से जल्दी एक्शन में आ जाता है और IgG जब आ जाता है तो ये अपने आप कम हो जाता है। IgE के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आप जान जाए, इसका सिंबल ईटा होता है एंड फाउंड ऑन द मास्ट सेल एंड द बेसोफिल सेल। नाउ 2 लाख डाल्टन, लेस देन 1%, एंड इट फंक्शन इज एक्ट ऑन द एलर्जिक रिएक्शन। किसी भी तरह का एलर्जी होगा तो यह इमीडिएटली एक्शन में आता है। हम थोड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर आपने इतने लंबा चौड़ा देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा इतना क्यों दिया है, तो थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस स्ट्रक्चर को। आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए, ये जो छोटा वाला चेन है उसे लाइट चेन कहा जाता है एंटीबॉडी को, एंड ये जो बड़ा वाला है उसे हेवी चेन कहते हैं एंड एक दूसरे से जुड़ा रहता है सल्फाइड बॉन्ड्स। ये सबका स्ट्रक्चर का डिटेल यहां पे दिया गया है, जो कि अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इतना तो एहसास जरूर हो गया होगा कि हम जिस चैप्टर को लेके चल रहे हैं आगे, जो सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं आगे, वो बहुत
सीधा भी नहीं है और एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसकी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर हम जाते हैं तो बहुत ही एक लेंदी जैसा हमें दिखाई देने लगेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और फिर से अगले सप्ताह मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।